और मंत्री जी जब मंत्री नहीं थे, एमपी थे, जब दोस्त थे, अभी तो मंत्री बन गया, ऊपर में चला गया। पूछो दोस्त। सुनिए ना सर, अब सुनिए ना सर, मंत्री जी हमको जब एमपी थे सिर्फ वो बोलते थे हमको हिलसा कब खिलाएंगे दादा। ये सदस्य जो सवाल कर रहे हैं, पहले मैंने उत्तर में भी बताया है कि जो इंटीग्रेटेड कोस्टल विलेज, मॉडर्न कोस्टल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो राज्य और केंद्र के हिस्सेदारी से चलता है। और राज्य से जब प्रस्ताव आएगा तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी राज्य को छोड़कर चलने में विश्वास नहीं करते हैं, सभी राज्यों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। लेकिन माननीय सदस्य हमारे मित्र भी रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा, वो ये बताएं, वो जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वहां पर सरकार के जो पश्चिम बंगाल सरकार के बहुत नजदीक है। हम उनको कहेंगे कि इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपको उनका चेहरा पसंद ना आए, मत आए, लेकिन जो उनकी योजनाएं हैं वो अगर देश के विकास के लिए है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जब प्रारंभ हुआ तो अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2020-21 और 21-22 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना पे कोई शून्य परियोजना वहां का प्रपोजल भेजा, और उसके बाद अभी जब प्रपोजल आया है तो उसको हम लोग अभी कर रहे हैं। और अभी जो हमने चर्चा किया पहले के उत्तर में, लेकिन हम माननीय सदस्य को ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों की मंशा किसी राज्य को छोड़कर नहीं है, सभी राज्य विकसित होगा तभी विकसित भारत बनेगा, यह हम लोगों की परिकल्पना है। अभी हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि अभी 100 जो रेसिलेंट, क्लाइमेट रेसिलेंट जो विलेज का सिलेक्शन मैंने कहा कि जिसका नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड नोडल एजेंसी है, उसमें पश्चिम बंगाल के भी 5 गांव उसके 100 गांव में है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, इस प्रतिबद्धता के साथ क्वेश्चन नंबर 102 डॉक्टर के सुधाकर। सर स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर। माननीय मंत्री जी उनको अधिकृत करके गए हैं, माननीय मंत्री जी ने उनको अधिकृत किया है, लेटर में दिया है, अधिकृत किया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड in growing of flowers, that is floriculture, in the field of floriculture. Likewise, Karnataka is also the second largest state in the country to be in the field of floriculture. Especially in the districts of Chikbalapur, Kolar, Tumkur and Bangalore rural, the small scale and medium scale of farmers, to the tune of 25,000 acres, they grow the flowers. The flower growers lack, unfortunately, the technical guidance, the storage and marketing facilities. In this context, I would like to ask the government whether there is any plan to set up a separate board for floriculture, just like National Horticulture Board and Central Sericulture Board. And if the steps are taken, whether any steps are taken to make Chikbalapur as India's hub for floriculture. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि मूल प्रश्न जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और परंपरागत कृषि को लेकर के। माननीय सदस्य ने फ्लोरिकल्चर बोर्ड बनाने के ऐसे प्रस्ताव की कोई विचाराधीन है, उस पर चर्चा की है, उस पर जानना चाहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं, माननीय सदस्य को भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरह का कोई बोर्ड का बनाने का प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। Honorable Speaker, sir, my second question will be the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
is a revolutionary scheme that has benefited large number of farmers across the country. In 2016, when this scheme was launched in Karnataka, nearly 25 lakh farmers opted for this scheme. However, in the recent years, it has witnessed a dip in enrollments under the scheme due to multiple issues, including delay of claim payouts by private insurance companies. My question to the Honorable Minister in this regard will be whether any steps are taken to ensure Fasal Bima Yojana is made compulsory to all the farmers by reducing their share in premiums for Karnataka. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के करोड़ों किसानों को, क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप से आता हूं जिस क्षेत्र ने 75 साल में आजादी के बाद में लगभग 60 बार अकाल को देखा है, और किसान परिवार का होने के नाते मैं उनके दर्द को, किसान को कि अकाल पड़ने के कारण से, ओलावृष्टि होने के कारण से, आंधी तूफान आने के कारण से किसान की फसल नष्ट होना जो हमारे क्षेत्र में सामान्य विषय था, उसके चलते हुए किसान को कितना दुख तकलीफ झेलना के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारत के किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने फसल बीमा योजना को प्रारंभ किया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस समय में मुझे कृषि मंत्रालय में काम करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से लागू हुई है तब से देश के करोड़ों लोगों को यह विश्वास सजित हुआ है, अर्जित किया है उन्होंने, कि यदि राम रूठ जाए, राजस्थानी में एक कहावत है कि राम रूठ जाए लेकिन राज साथ में खड़ा है, भगवान भी नाराज हो जाए लेकिन सरकार साथ में खड़ी है, ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से किसान आज महसूस करते हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि ए डिप हैज बीन ऑब्जर्व्ड in the total number of the farmer who has opted for the insurance. मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ये स्कीम कंपलसरी थी और हर ऐसा फार्मर जो लोनी फार्मर है उसके लिए आवश्यक था, ऑटोमेटिकली उसका इंश्योरेंस होता था। लेकिन देश भर में अनेक प्रदेशों से, इस सदन में भी अनेक बार इस प्रश्न को उठाया गया कि हमारा जबरदस्ती इंश्योरेंस किया जा रहा है, हमारी को आवश्यकता नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे समाप्त किया गया। अब ऑप्ट आउट करने की सुविधा है कि अगर फार्मर चाहे तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है कि मैं इस बीमा को नहीं लेना चाहता, उसके कारण से निश्चित रूप से डिप हुआ है। और देश भर में लगभग लोनी फार्मर्स में 3 करोड़ 20 लाख फार्मर ऐसे थे जिन लोगों ने जो है फसल बीमा से अपने आप को बाहर रखा है। लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं